तो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ आवर इकोनॉमिक्स बुक ऑफ क्लास 10th whose नेम इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और जो भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस चैप्टर में। तो जो आज की अगर हम लोग बात करें, आज के टाइम में क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास अपनी अलग अलग चॉइस होती है गुड्स और सर्विसेज को लेकर। ठीक है, हमसे पहले जैसे कि लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या फिर जो टेलीविजन्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती हैं संसार के, और वो कैसे हम लोगों तक पहुंचती हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड्स। प्रत्येक चाहे कोई भी सीजन हो, हम लोग क्या देखते हैं कि जो नए मॉडल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो हम अपनी इंडियन रोड्स पर देखते हैं। और gone are the days when ambassador and Fiats were the only cars on the Indian roads। और वो दिन चले गए जब भारत की सड़कों पर केवल जो एम्बेसडर और जो फियाट्स जो कार हुआ करती थी, केवल वही दिखाई देती थी। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियंस हैं वो कार्स को लेने जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के द्वारा बनाई जाती हैं। और उसी का एक जो सिमिलर एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्रांड्स है वो हम काफ़ी अलग अलग सामान में देख सकते हैं, जैसे कि हमारी शर्ट से लेकर टेलीविज़न। ठीक है, और यहाँ तक कि जो फ्रूट जूस निकालने वाली जो मशीन्स हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सालों ही साल में क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट्स है वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसमें एक टॉपिक आता है सबसे पहले एमएनसीज, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा कि एमएनसीज होती क्या है। तो एमएनसीज की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास जो अपना खुद का या खुद के जो प्रोडक्शन पर जिसका कंट्रोल होता है, और वो केवल ना एक नेशन में बल्कि एक से कई ज़्यादा नेशन में। मींस एक ऐसी कंपनी जो अपना प्रोडक्शन केवल एक नेशन में ना करके बल्कि एक से ज़्यादा कंट्रीज के साथ करती है, ज़्यादा कंट्रीज में करती है, उस कंपनी को हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कंपनी। तो एमएनसी सेटअप करती हैं अपने ऑफिसेज को, अपनी फैक्ट्रीज को। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए एक ऐसे रीजन में जहां पर वह आसानी से चीप लेबर, सस्ती लेबर को पा सकें, और जो अदर रिसोर्सेज हैं उन्हें आसानी ईजिली से गॉड कर सकें। और ये ऐसा होता है जिससे कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, और उससे जो एमएनसीज हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एमएनसीज हैं वो ऐसे रीजन में अपना कंपनी ऑफिस को सेटअप करती है जहां आसानी से लेबर मिल जाए, और फिर जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी आसानी से चीप रेट पर मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी की बात करें तो एक जो लार्ज एमएनसी है जो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, ठीक है, उसे डिजाइन भी करती है उस प्रोडक्ट्स को रिसर्च सेंटर्स में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और उसके बाद कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है चाइना में, और उसके बाद शिफ्ट किया जाता है मैक्सिको में, मतलब मैक्सिको में भेजा जाता है, और उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप में वहाँ उस प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है, और वहाँ पूरी तरह से उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से मतलब कई कंट्रीज के साथ एमएनसीज अपना बिजनेस करती हैं कई कंट्रीज में। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करें एमएनसी की, तो एमएनसी ना केवल अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है ग्लोबली, ठीक है, एमएनसी क्या करती है ना तो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेचती है ख़त्म करके, लेकिन ये
एक चीज़ और है जो सब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं वो ग्लोबली प्रोड्यूस्ड होती हैं, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से बढ़ के निकलता है। यही जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और पूरे ग्लोब मीन्स पूरे संसार में फैली हुई होती है। अगर हम लोग एक ऊपर के एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कि चाइना की, तो चाइना क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है एक एडवांटेज को, ठीक है, वो भी एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर। और जो मैक्सिको या फिर जो ईस्टर्न यूरोप है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, उसके लिए मार्केट बनाने के लिए यूएस और यूरोप में। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं जो इस टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो प्रोडक्शन का होता है उससे आसानी से समझते हैं, ठीक है। और ये एजुकेटेड भी होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले यूथ, जिन्हें आसानी से कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। मीन्स वो केवल कस्टमर केयर सर्विस इन्हें मिल जाती है तो ये लोगों से बातचीत करके उन्हें सेटल करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि 50 to 60% इसकी कॉस्ट सेविंग किसके लिए बनती है, एमएनसी के लिए। और इसका जो एडवांटेज होता है प्रोडक्शन को स्प्रेड करने का दूसरी मल्टीनेशनल्स के बॉर्डर्स के साथ, वो आसानी से इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अब दो टॉपिक हैं वो जानेंगे, एक तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो पैसा, जो मनी खर्च किया जाता है सामान को खरीदने के लिए, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन्स हो या फिर कोई दूसरे इक्विपमेंट्स हों, उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो पैसा खर्च किया जाता है सामान को खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड हुई, बिल्डिंग, मशीन्स या फिर कोई और दूसरे इक्विपमेंट हैं, उसे तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा किया जाए तो उसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट इस होप से किया जाता है, इस आशा के साथ किया जाता है कि उससे अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। और जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन पे जो प्रोडक्शन होता है वो आपस में कैसा होता है, इंटरलिंक, मतलब एक चेन टाइप की बनी हुई होती है। और फॉरेन ट्रेड की बात कर लें कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड मतलब जिसमें एक कंट्री, मतलब पहले तो जो मार्केट होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, जो मतलब जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और एक देश के साथ साथ ये कई देशों के साथ जो ट्रेड होता है उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। मीन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री या फिर उससे ज़्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है तो उन्हें फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी इंटीग्रेशन, मतलब बढ़ने की या फिर कंट्रीज को आपस में जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन क्या करती है कि कंट्रीज के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन करती है या फिर जो मार्केट होता है उसे इंटीग्रेट करती है, मतलब उसे बढ़ाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और जो एमएनसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती भी हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, जैसे कि मोर एंड मोर गुड, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान और जो सर्विसेज होंगी या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स या टेक्नोलॉजी होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होते हैं, तो उससे ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ता है। अब ग्लोबलाइजेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट्स करते हैं, तो टेक्नोलॉजी है हमारा। तो टेक्नोलॉजी कैसे है, सबको पता है कि टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा वे नहीं है जहाँ टेक्नोलॉजी का प्रभाव ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो वहाँ टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्ट है।
तो टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करती है। जैसे कि अगर हम लोग पास्ट के 50 ईयर्स की बात करें, कितने ईयर्स की, पास्ट के 50 ईयर्स की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे सेवरल इम्प्रूवमेंट्स भी हमने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में देखे भी हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आसानी से जो डिलीवरी होती है गुड्स की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और लोगों और लॉन्ग डिस्टेंस पे लोअर कॉस्ट तक लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है। सिंपल सा इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल कितनी साइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अमेजन है। तो आप घर बैठे बस आपको क्या करना है, ऑर्डर बुक करना है और वो चीज़ चल के खुद आपके घर पे आ जाएगी, और वो भी थोड़ी सी मार्केट प्राइस से बल्कि कम प्राइस में ही आएगी। तो वो सारी चीज़ किसके थ्रू हो रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो यही चीज़ अब आपस में कंट्रीज के बीच में हो रही है। आप एक कंट्री में से बैठ के दूसरी कंट्री की चीज़ों को बुक कर सकते हैं, और वो चाहे वो दूसरी कंट्री की बनी हुई चीज़ होगी लेकिन वो फिर भी आपके पास आ जाएगी। बट क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो ये चीज़ हमारी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यही चीज़ है। और जो आईटी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम आईटी के थ्रू ही उस चीज़ के बारे में पता करते हैं, उस चीज़ को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और वो चीज़ हमें मिलती भी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग भी वर्क करते हैं। अगर हमें उसके बारे में कोई डाउट्स होगा तो हम तुरंत उनसे कस्टमर केयर वालों से बात करके उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब लिबरलाइजेशन है फॉरेन ट्रेड का या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग टैक्स बैरियर और लिबरलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स बैरियर क्या होता है, जो इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लगता है, जो सामान इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। किसका बैरियर का, ट्रेड बैरियर का। क्यों, क्या वो समझ लो, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स है वो ट्रेड बैरियर्स को यूज करती है। किस लिए करती है, ताकि जो फॉरेन ट्रेड है उसे बढ़ा सके या फिर उसे घटा सके, और ये डिसाइड करने के लिए कि किस प्रकार का वो सामान है, ठीक है, उनमें से किस प्रकार सामान है और कैसे वो कंट्री में आया। मीन्स मैं आप लोगों से ऐसा कहूँ, जैसे कि कोई एक कंट्री है, जैसे इंडिया अगर अपनी एमएनसी सपोज करो चाइना में लगाना चाहे, तो वो चाइना क्यों लगाने देगा इंडिया को, उसे क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ उसे फ़ायदा होगा, तभी तो वो उसे सेटअप करने देगा। क्योंकि इंडिया में आजकल बिना, इंडिया हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अपने बिना प्रॉफिट के कुछ भी वर्क नहीं करता। तो वो आपस में एक डील कर लेते हैं कि तुम हमारे यहाँ एमएनसी लगाओ और उसके बदले में जो तुम सामान इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम कुछ टैक्स लेंगे। तो इससे उस कंट्री का भी फ़ायदा होगा, चाइना का, और इंडिया की जो एमएनसी होगी उसका प्रोडक्ट वहाँ सेल होंगे तो उसका जो ग्लोबलाइजेशन होगा, जीडीपी होगी, तो वो इंडिया का भी फ़ायदा होगा। इस तरीके से दोनों कंट्री का फ़ायदा होता है। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लें कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बैरियर्स, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए इंपोर्ट पर, उन्हें हटाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। मीन्स सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बैरियर्स लगा रखे हैं इंपोर्ट पर, उसे तो हम ट्रेड बैरियर कहते हैं, और उन्हें हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। अब इसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है डेवलप कंट्रीज के साथ। जैसे कि जो WTO वो इस्टेब्लिश करता है रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, और देखता भी है कि ये रूल्स ओवे हो भी रहे हैं, मतलब फॉलो किए भी जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और एट प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो एक 164 यानी 164 कंट्रीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जिनके जो करंटली मेंबर्स हैं वो WTO के करंटली मेंबर्स हैं। मीन्स अलग अलग कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं वो WTO के मेंबर्स बनते हैं।
ठीक है। तो WTO का वर्क क्या होता है कि ये होता क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एम क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। और ये डेवलप्ड कंट्रीज से होता है, और ये क्या करता है, रूल्स बनाता है। WTO क्या बनाता है, रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, और उन्हें देखता भी है कि वो लोग उसे फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि WTO है वो फ्री ट्रेड भी कर सकता है, और ऐसा देखा भी गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है। तो जो WTO होता है वो रूल्स बनाता है, डेवलप कंट्रीज को फोर्स करता है, या फिर वहाँ से वो उन्हें हटा भी सकता है। तो ये सब चीज़ कौन करता है, किसके अंडर में होती है, WTO के में। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात कर लें इंडिया में, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा है। तो सबसे पहले जो MNCs हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती हैं, पिछले 20 ईयर से करती आ रही हैं। जिसका मतलब क्या है कि इंडिया में इन्वेस्टिंग होना मीन्स उनके लिए बेनिफिशियल है। MNCs इंटरेस्टेड होती हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि सेल फोन की हो गई, ऑटोमोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, और ऐसी सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विसेज है जो अर्बन एरियाज में। तो उन्हें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इंडिया के जो लोग हैं वो तुरंत दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए इंडिया में अगर कोई कंपनी MNC लगाती है तो समझो उसका वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि अपना बेनिफिट बनाती हैं, जो भारत में जो इनकी कंपटीशन है उससे निकल के भी वो अपना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती हैं, और वो इन्वेस्ट भी करती हैं न्यूअर टेक्नोलॉजी में या फिर ऐसे नए प्रोडक्शन मेथड्स में। ठीक है। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो फॉरेन कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशंस करके अपना प्रॉफिट निकालती भी हैं। ठीक है। और अब स्ट्रगल की बात कर लें कि जो स्ट्रगल है वो कैसे है फेयर ग्लोबलाइजेशन में, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या वास्तव में, तो ये क्वेश्चन है। इसे हम और अच्छा फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे बना सकते हैं, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं कैसे, अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी के लिए हम अपॉर्चुनिटीज बना के और उन्हें इंश्योर भी करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट्स है वो सबके साथ शेयर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और जो गवर्नमेंट है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करती है इस सब को पॉसिबल बनाने में। उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं उसके इंटरेस्ट को, ना केवल अमीर और पावरफुल लोगों के लिए बल्कि देश में रहने वाले सारे लोगों के लिए। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वो सब के लिए एक जैसी होती हैं। और साथ में गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि जो लेबर के जो लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो भी रहे हैं, वर्कर्स को उनके राइट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम बढ़ा सकें। ठीक है। और पास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस करते भी हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस को जो कि ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को लेकर WTO में होते हैं। और यही सारी चीज़ क्या करती है, एक अपना इम्पोर्टेंट रोल इस स्ट्रगल है जो फेयर ग्लोबलाइजेशन का उसमें प्ले करती भी है। इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर ये फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।